आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात कर रहे हैं जहां एक अगर शायद भारत की पूरी कहानी बदल सकता था। जी। सोचिए क्या होता अगर महान क्रांतिकारी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी न दी गई होती। हमारे पास जो स्रोत है, मतलब उनके लेख, उनकी जेल डायरी, साथियों के संस्मरण, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण भी है। बिल्कुल। उनसे हम एक वैकल्पिक भविष्य की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, और ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। नहीं। इन स्रोतों से भगत सिंह के विचारों की जो गहराई है, उनकी राजनीतिक समझ और उस समय की उथल पुथल पर उनका क्या असर हो सकता था, हाँ। उसका कुछ अंदाजा लगता है। बिल्कुल। वो सिर्फ 23 साल के जोशीले नौजवान नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनके पास भविष्य के भारत का एक साफ नक्शा था, और वो नक्शा कई मायनों में उस समय की मुख्य धारा के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग था। तो चलिए इसी सोच को जरा और समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि भगत सिंह मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों से काफी प्रभावित थे। जी, गहरे प्रभावित थे। वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे, उनका सपना ऐसे भारत का था जो समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो। हाँ, मतलब जहाँ सरकार का कोई अपना मजहब न हो और आर्थिक बराबरी पर जोर हो। उनके लेखों में गरीबी पर, जातिवाद पर, अंधविश्वास पर बहुत तीखे प्रहार मिलते हैं। बिल्कुल। तो अगर उन्हें फांसी की जगह उम्र कैद हुई होती तो आजादी के बाद उनकी क्या भूमिका हो सकती थी? देखिए, स्रोतों में कई दिलचस्प संभावनाएं नजर आती हैं। हाँ। पहली बात तो ये कि जेल में जो लंबा समय बीतता वो शायद उनके विचारों को और मजबूत करता और पैना करता। हाँ, वो और ज्यादा लिखते शायद। हाँ, लिखते और शायद एक पूरा राजनीतिक दर्शन तैयार करते। फिर 1947 में जब रिहाई होती तो जाहिर है उनका कद बहुत बड़ा होता। जी। कुछ विश्लेषण ये इशारा करते हैं कि वे संविधान सभा का हिस्सा बन सकते थे। अच्छा। और वहां वो सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के जो मुद्दे थे उन पर जोर देते। उनके अपने लेखों से भी पता चलता है कि वो शिक्षा को, खासकर वैज्ञानिक सोच को, कितना जरूरी मानते थे। बिल्कुल। तो ये संभव है कि वो नेहरू या पटेल के साथ काम करते हुए शायद शिक्षा जैसा कोई मंत्रालय संभालते। लेकिन क्या ये साथ आसानी से चलता? मुश्किल सवाल है। उनका राष्ट्रवाद, जैसा उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ या दूसरे दस्तावेजों से पता चलता है, वो कांग्रेस के राष्ट्रवाद से तो अलग था। हाँ, उसमें वर्ग संघर्ष की चेतना थी, कट्टर धर्मनिरपेक्षता थी और युवाओं को क्रांति के लिए तैयार करने पर बहुत जोर था। और स्रोत ये भी साफ करते हैं कि गांधी जी की अहिंसा की नीति से वे पूरी तरह सहमत नहीं थे। सम्मान करते थे पर सहमत नहीं थे। सही बात है। तो क्या वे नेहरू पटेल की कांग्रेस के लिए एक वैचारिक चुनौती नहीं बनते? निश्चित रूप से बनते, और शायद यही सबसे दिलचस्प पहलू है इस पूरी सोच का। हाँ। कई स्रोत इस संभावना को दिखाते हैं कि वे आजादी के बाद कांग्रेस की नीतियों के, खासकर जैसे भूमि सुधार की धीमी गति थी या पूंजीपतियों से नरमी थी, उसके मुखर आलोचक बनते। अच्छा। हो सकता है वे कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट विंग, एक वामपंथी धड़े का नेतृत्व करते, या फिर जैसा कुछ विश्लेषण कहते हैं वो राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण की तरह एक शक्तिशाली विपक्षी आवाज बनकर उभरते। मतलब एक अलग पार्टी भी बना सकते थे। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, नौजवान भारत सभा के विचारों पर आधारित एक नई राजनीतिक पार्टी जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सत्ता की राजनीति, इन सब के खिलाफ युवाओं को लामबंद करती। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी ताकत बन सकते थे वो। ये तो हुई देश के अंदर की बात, पर उनके विचार तो अंतर्राष्ट्रीय भी थे। स्रोत बताते हैं कि वे दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलनों पर नजर रखते थे। जी। क्या उनका असर भारत की सीमाओं के पार भी महसूस होता? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और कई स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। भगत सिंह सिर्फ भारत के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के वैश्विक आलोचक थे। अगर वो जीवित रहते तो शायद वे गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक ज्यादा मजबूत, थोड़ी ज्यादा लेफ्ट लीनिंग आवाज होते, जैसे वियतनाम के हो ची मिन या क्यूबा के चे गुएरा की तरह। हाँ, कुछ उस तरह से। वो तीसरी दुनिया के देशों की युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकते थे। उनके कुछ पत्रों और लेखों से ऐसा लगता है कि उनकी विदेश नीति शायद सोवियत संघ के ज्यादा करीब होती, लेकिन अपनी शर्तों पर। बिल्कुल, अपनी शर्तों पर, और उसमें साम्राज्यवाद विरोध और युवा शक्ति पर कहीं ज्यादा जोर होता। भारत शायद दुनिया में एक ज्यादा रैडिकल आवाज के तौर पर जाना जाता। लेकिन अफसोस, इतिहास ने वो रास्ता नहीं चुना। सिर्फ 23 साल की उम्र में उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की गई। स्रोत तो यही कहते हैं कि अंग्रेज सरकार असल में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनके विचारों की जो ताकत थी उससे डर गई थी। हाँ, उन्हें लगा कि ये चिंगारी कहीं आग न बन जाए। जी। फांसी ने उन्हें शहीद बना दिया, ये सच है,
उनके विचारों को अमर कर दिया, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि अगर वे जीवित रहते तो क्या भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य कुछ अलग होता? हाँ, ये विश्लेषण हमें सिर्फ एक वैकल्पिक इतिहास की तरफ नहीं ले जाता, नहीं, बल्कि भगत सिंह के जो वास्तविक, अक्सर अनदेखे किए गए विचार हैं, उनके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समतावादी सपने, उनको समझने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। उनका इंकलाब सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, वो व्यवस्था बदलना चाहते थे। तो इन तमाम स्रोतों के मंथन के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं। जी, भगत सिंह ने जिस आजाद और बराबर भारत का सपना देखा था, जहां क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलना हो, क्या हम आज उस सपने के पास हैं या उससे दूर जा रहे हैं? और ये भी कि अगर भगत सिंह आज होते तो वे किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर होते, ये सोचने वाली बात है।